हाँ बच्चों, आपने बोर्ड पे लिखा तो देख ही लिया होगा कि सिलेक्शन इजी है, पेपर टफ है। तो सिलेक्शन कैसे इजी है, 5 से 7 मिनट में ये सारी बातें मैं आपको डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि पेपर टफ आया था 2025 का और 2026 का पेपर भी वैसा ही आ सकता है। तो सिलेक्शन कैसे इजी होगा, इस बात को मैं भी प्रूफ बताने जा रहा हूं और साथ साथ में आपको ये गाइड करने जा रहा हूं कि 2026 के पेपर में आप किस तरह से प्रिपरेशन करके जाओ और किस माइंडसेट के साथ जाओ कि आपका एग्जाम अपने आप निकल जाए, यदि आपने सही डायरेक्शन में स्टडी कर रखी है तो गौर से जरा मेरी बातों को सुनिएगा। 5 से 7 मिनट जरा देखो बच्चों, ये 2025 की रैंक वर्सेस मार्क्स की लिस्ट है। जरा देखो, 686 से लेके 651 नंबर में कितने बच्चे हैं? 53 बच्चे हैं। अब मैं अपने पॉइंट पे आता हूं। जिस बच्चे के नंबर 650 600 से लेके 650 के बीच में है, उसकी एआईआर रैंक 1200 से लेके 11,000 के बीच में आ रही है। मतलब यदि आप हेल्दी सिलेक्शन की बात करें कि नहीं यार बहुत अच्छा सिलेक्शन है, तो वो 550 नंबर के आसपास आपको एमबीबीएस मिल रहा है। वैसे तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि लगभग 22,000 सीटें हैं, मगर हम 550 नंबर लेके चल रहे हैं कि क्या हम आसानी से 2025 के पेपर में 550 नंबर ला सकते थे? और यदि ला सकते थे तो फिर क्या, और 2025 का पेपर आया कैसे था, ये सारी बातें मैं एक एक करके बता रहा हूं। सबसे पहले मेरी इस बात पे गौर करो कि यदि मेरे 550 नंबर में 10-15 ज्यादा या 10-15 कम 2026 में आते हैं तो मेरे को एमबीबीएस जरूर मिल जाएगा। रैंक थोड़ी ऊपर नीचे होगी मगर कॉलेज जरूर मिलेगा, एमबीबीएस हमारा हो जाएगा। अभी मैं टॉप रैंक की बात नहीं कर रहा कि मुझे पहली रैंक लानी है, 100 रैंक लानी है। अभी मैं सिर्फ सिलेक्शन की आज बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये डाटा ये बता रहा है कि 550 नंबर में 10-15 नंबर ज्यादा प्लस माइनस 10 नंबर से हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा, अब प्लस माइनस 10 नंबर कैसे लाए जा सकते हैं? गौर से देखो, यदि आपका एक सब्जेक्ट कमजोर भी है तब भी आप बहुत आसानी से 550 नंबर ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल पहला मार्क्स देखो, आपकी बायो अच्छी है, सपोज करो फिजिक्स बहुत खराब है, तो फिजिक्स में 90 नंबर लाने हैं, तब भी आप 550 से ऊपर निकल जाओगे। आपकी बायोकेमिस्ट्री अच्छी है तो भी होगा। आपकी सपोज करो बायो खराब है तो भी आप 550 नंबर से ऊपर आराम से ला सकते हो। फिजिक्स में 120, केमिस्ट्री में 150, बायो में 290। मान लो आपकी केमिस्ट्री खराब है तो भी आप ला सकते हो। मैं ये बता रहा हूं कि यदि एक सब्जेक्ट आपका एवरेज है या बिलो द एवरेज है और दो सब्जेक्ट एवरेज से ज्यादा है, तब भी 550 नंबर लाए जा सकते हैं। और यदि किसी के तीनों सब्जेक्ट एवरेज से प्लस है या बहुत अच्छे हैं तो वो तो रैंक लाएगा। अब बात आती है ऐसा मैं कह कैसे रहा हूं कि पेपर टफ होने के साथ सिलेक्शन इजी है। तो पहले मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आपको नंबर कितने लाने सिलेक्शन के लिए, 550। और वो 550 नंबर लाने के इतने तरीके। भाई बहुत सारे बच्चे होंगे जिनकी फिजिक्स कमजोर होगी, वो किस टारगेट के साथ चले। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनकी बायो कमजोर होगी, तो वो किस तरह से मैनेज करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनकी केमिस्ट्री कमजोर होगी, तो वो किस तरह से मैनेज करें। मगर यदि आपका एक सब्जेक्ट मैं ये बताना चाहता हूं कि एवरेज से नीचे भी है तब भी सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे हर बच्चे को हमेशा तीनों सब्जेक्ट को एवरेज या एवरेज से प्लस रखना चाहिए। अब कैसे हो जाएगा ये बताता हूं और कैसे पढ़ना है ये भी बताता हूं, ये वाली बात भी डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं 2025 का पेपर एक बार और मैं 2025 का पेपर दिखाना चाहता हूं। गौर से देखिए, देखो ये पहला क्वेश्चन। अब इस पहले क्वेश्चन में जो जो हेडिंग यूज हुई है जरा उनको पढ़ो। KMnO4 NaBH4 का रिडक्शन, PdBSO4 का रिडक्शन, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्रेट का रिडक्शन और लिथियम एल्युमिनियम आइसोब्यूटाइल का रिडक्शन। ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं। मैं क्या बताना चाहता हूं ये बता रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि पेपर चाहे 2026 का हो चाहे 2025 का हो,
सारा का सारा पेपर इंपॉर्टेंट हेडिंग से ही आ रहा है। जो हमारी हॉट हेडिंग होती है, हाईलाइटेड हेडिंग होती है, पेपर उन्हीं से आ रहा है, बस पेपर डीप जा रहा है। तो आप सभी बच्चों को बहुत सारा सिलेबस नहीं पढ़ना है, जो तुम पढ़ते आए हो बस उसी को डीप करना है और थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल करना है, बस ये मैं कह रहा हूं। आप देखो, इसीलिए मैं लिख के लाया हूं। अब देखो, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन है, जीओसी से एनसीईआरटी पर दिया हुआ क्वेश्चन है। ये प्यूरिफिकेशन का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये रेट ऑफ रिएक्शन का क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स का, हॉट हेडिंग। रेट से हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है, हॉट हेडिंग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से हमेशा क्वेश्चन आता रहता है, बस क्वेश्चन का हो सकता है लेवल डी को। ये देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कंडक्टेंस का क्वेश्चन, कंडक्टेंस से हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हमेशा क्वेश्चन आता रहता है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से। मैं बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि ये सारी हॉट हेडिंग है, कुछ 5-7 क्वेश्चन को छोड़कर। SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है, हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। ऑक्सीडेशन नंबर एक हॉट हेडिंग है, हमेशा क्वेश्चन आता रहता है। ये क्वेश्चन तुम कह सकते हो कि हॉट हेडिंग से नहीं है एनसीईआरटी से, मगर हॉट हेडिंग नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट हेडिंग नहीं है। विल्मिंसन ऑक्सीडेशन कौन सा होता है, वैकर ऑक्सीडेशन कौन सा होता है, हैबर प्रोसेस कौन सा होता है, ये सब एनसीईआरटी में दिया है, मगर हॉट हेडिंग नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैं मान सकता हूं कि ये हॉट हेडिंग के बाहर का क्वेश्चन। ये देखो, पी ब्लॉक का रेगुलर हेडिंग का क्वेश्चन है, आप आराम से कर लोगे, हॉट हेडिंग है। डी ब्लॉक का ये क्वेश्चन मान सकते हैं कि हॉट हेडिंग के बाहर का है। अब देखो, ये जितनी भी रिएक्शन इस ऑर्गेनिक के क्वेश्चन में दी है, सब की सब एनसीईआरटी में। डी कार्बोक्सिलेशन हॉट हेडिंग है, बाकी जो हेडिंग है वो एनसीईआरटी की है। अब केमिकल बॉन्डिंग में शेप और ज्योमेट्री हॉट हेडिंग है, हमेशा इससे क्वेश्चन पेपर में मिलता है। मैं हेडिंग से क्या समझाना चाहता हूं, देख लो। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन एक हॉट हेडिंग है, वो बात अलग है कि क्वेश्चन बहुत टफ है और जेई में ये क्वेश्चन 2 से 3 बार आ चुका है। अब देखो, मेल्टिंग पॉइंट हॉट हेडिंग है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हॉट हेडिंग है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हॉट हेडिंग है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल हॉट हेडिंग है, एटॉमिक रेडियस हॉट हेडिंग है। 5 स्टेटमेंट दिए गए, मगर ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग से दिए गए। इसी तरह हीट ऑफ फॉर्मेशन हॉट हेडिंग है। अब ये सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, ये हॉट हेडिंग नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी है जो हॉट हेडिंग का नहीं है, सॉल्यूशन के एग्जांपल, मगर ये बिल्कुल डिट्टो एनसीईआरटी से उठ के आया। इसी तरह एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हॉट हेडिंग है, आइसोमरिज्म हॉट हेडिंग है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द पेपर हॉट हेडिंग से ही आता है। मोस्ट ऑफ द पेपर हॉट हेडिंग से ही आता है, मतलब वो हेडिंग जो इंपॉर्टेंट है, वो हेडिंग जिनको टीचर कहते हैं इंपॉर्टेंट है, और सारे के सारे टीचर इन सभी हेडिंगों को पढ़ाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, आपको इन हेडिंग को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत डीप पढ़ना है। बस मैं ये कह रहा हूं कि जितनी भी इंपॉर्टेंट हेडिंग है किसी चैप्टर में, किसी टॉपिक में, किसी केमिस्ट्री में, उन सभी को काफी डीप पढ़िएगा, अच्छे से पढ़िएगा, कॉन्सेप्चुअल पढ़िएगा। तो आपको करना क्या है, आपको एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं पढ़ना है, आपको एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट हेडिंग है उनको कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएगा 2025 के पेपर से, या तो 5 से 6% पेपर इजी आएगा, या लगभग वैसा ही पेपर आएगा 2026 में। आपको डीप स्टडी करनी है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि 2026 के पेपर की देखा जाए तो उसकी लैंग्वेज हर क्वेश्चन की काफी डिफरेंट थी, जिसकी वजह से लैंग्वेज को समझने में और फिर उसको अप्लाई करने में बच्चे को टाइम लगता है, जिसकी वजह से पेपर छूटता है, या प्रेशर महसूस करता है, या गलतियां करता है। तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन करो, वो बुक करो, वो पेपर दो, वो टेस्ट सीरीज के पेपर दो जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन हो, मतलब नए क्वेश्चन हो, थ्योरेटिकल टफ क्वेश्चन हो, लंबी क्वेश्चन हो, और साथ साथ में टफ क्वेश्चन। आपको किस तरह के क्वेश्चन लगाने, रेगुलर क्वेश्चन नहीं लगाने जो रेगुलर होते हैं, वही पुराने घिसे पीटे क्वेश्चन नहीं लगाने, उसी टॉपिक के नई लैंग्वेज के क्वेश्चन लगाने।
जैसे हम लोगों ने नीट एडवांस में डाले हैं या जैसे हम लोग टेस्ट सीरीज में लेके आ रहे हैं, उसकी बात तो मैं बाद में करूंगा। मगर आप किसी से भी करो, ऐसा नहीं कि हम लोगों का करो, आप किसी भी बुक को करो, किसी भी इंस्टीट्यूट का पैकेज करो, ठीक है, मगर नई लैंग्वेज के साथ वो क्वेश्चन हो, नए तरीके से पूछा गया हो। उससे क्या होगा, उससे तुम्हें एहसास होगा पेपर का। 2026 का पेपर लगभग वैसा ही आएगा। नई लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं, नए तरीके से पूछे जाते हैं, मगर हेडिंग फिक्स है। मैं बार बार चिल्ला रहा हूं, हेडिंग फिक्स है। वही 100 इंपॉर्टेंट हेडिंग में से बार बार उन्हीं हेडिंग से क्वेश्चन पूछा जाता है, बस हेडिंग ऊपर नीचे हो जाती है, मगर डीप पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या पता चला? इन सारी बातों से मैं बस इतना बताना चाह रहा था कि बहुत उल्टा सीधा सिलेबस नहीं पढ़ना है, बियॉन्ड द लिमिट नहीं जाना है। आपको बस वही मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग जो आज तक आती रही हैं, उन्हीं को डीप पढ़ना है और उनके नए नए तरीके के नए नए लैंग्वेज के क्वेश्चन लगाने। और क्वेश्चन लगाने पर यदि पेपर उसी के आसपास आता है जैसा पहले आता था, या उसमें 5-7% इजी आता है, तो आपको जो नंबर लाने हैं वो नंबर लाने बहुत आसान है। आपको इतना ज्यादा पेपर ही नहीं सॉल्व करना है, आपको पेपर का 80 से 85% सॉल्व करना है। और ये आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं, ये नंबर आसानी से गेन किए जा सकते हैं, मगर उसके लिए आपकी अप्रोच सही होनी चाहिए, आपकी स्टडी सही होनी चाहिए, आपने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं वो सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस किए होने चाहिए, और साथ साथ में पेपर देते समय आप काम रहो, जो क्वेश्चन आपको आते हैं वो आप अच्छे से करके आओ। तो मैं बस इतना बताना चाहता था कि आपको डीप कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है और उन्हीं हेडिंग को करना है जो पहले से इंपॉर्टेंट है, जिनसे पहले से क्वेश्चन आते रहे। वही सारी हेडिंग बार बार आ रही हैं, मगर थोड़ा सा डीप कॉन्सेप्चुअल नए तरीके के क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं। उसी डायरेक्शन में आपको पढ़ाई करनी है, उसी डायरेक्शन में आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बस इतनी बात बताना चाहता था, क्योंकि बच्चे बहुत भटके हुए हैं, बहुत उल्टे सीधे टॉपिक को भी पढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा उल्टे सीधे टाइप के क्वेश्चन भी लगा रहे हैं, जबकि उस टाइप के क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेंगे, वो बियॉन्ड द लिमिट है। तो इतनी बात मैं बताना चाहता था। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और आपको डिस्कस करूंगा। इन बातों को आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। और इसी वजह से हम लोगों ने नीट एडवांस की बुक में नए नए तरीके के क्वेश्चन डाले हैं, नए लैंग्वेज के क्वेश्चन डाले, और जो टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं उसमें भी हम लोगों ने नए नए तरीके के नए नए लैंग्वेज के क्वेश्चन डाले। जैसे ये वाला पार्ट आपका बहुत अच्छा हो पाए, आप उस दिन पेपर में जाके डरो नहीं कि यार इस तरह की लैंग्वेज का क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं, इस तरह की लैंग्वेज का क्वेश्चन तो मैंने देखा ही नहीं। ये सारी एनालिसिस को करने के बाद ही हम लोग टेस्ट सीरीज भी बना रहे हैं और हम लोग नीट एडवांस बुक भी बना रहे हैं। इन सारी एनालिसिस को करने के बाद कि भाई पेपर में कहां से क्वेश्चन आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्या बार बार उन्हीं हेडिंग से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। जो मैंने आपको डाटा लिख के दिया है, ये देखो देखो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का क्वेश्चन है, आइडियल नॉन आइडियल का क्वेश्चन है, मोल का क्वेश्चन है। ये सब हमारी हाईलाइटेड हेडिंग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंगों में आता है। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है ना। टी हाफ मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। तो सारा पेपर उन्हीं से है। 4-5 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब नॉर्मल हेडिंग से है, जिनको आप कम इंपॉर्टेंट कहते हो, जिन पे कम फोकस करते हो, उनको मैंने व्हाइट कलर से सर्किल भी किया है। ये देखो, जैसे ये आप एग्जाम्पल याद नहीं रखते हो कि कौन से सोल्यूशन का क्या एग्जाम्पल है, वो बात अलग है, एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने उनको हाईलाइटेड किया है। ये देखो जैसे ये, मगर 45 में से 3 से 4 क्वेश्चन है। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, नहीं तो बेटा भटक जाओगे, उस दिन पछताओगे। डीप स्टडी करो, वही सारे टॉपिक को करना है, एक्स्ट्रा सिलेबस नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। अब मैं मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ अच्छी नई बातों के साथ। अपना ध्यान रखिएगा।